खबर दमदार है। कल हमने देखा कि इरिडा को लेकर काफ़ी सवाल आ रहे थे। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि 11:15 11:30 बजे तक हमारे पास ये सवाल आया, लेकिन 11:30 बजे के आसपास एक खबर आई इरिडा में, जो कि इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी और हुडको से भी ये जुड़ी खबर थी। तो ये दोनों के लिए ही, कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। इस खबर को ले लेते हैं, फिर हुडको पर एक इंडिविजुअल आज भी खबर है, उसको भी लेंगे। बजट में दोनों कंपनियों के लिए टैक्स छूट वाले जो बॉन्ड हैं उनको जारी करने की अनुमति मिल सकती है, ऐसी स्ट्रीट अब एक्सपेक्ट कर रहा है। इनकम टैक्स की धारा 54E(c) के तहत जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, अचल संपत्ति जो होती हैं, उनकी बिक्री पर जो गेन होता है, जैसे आपने अपना मकान बेचा या दुकान बेची या कुछ भी अगर आप बेचते हैं और आपने 20 साल बाद बेचा और आपको एक अच्छा खासा जो गेन होता है, तो इंडेक्सिंग पहले उसमें होती है, तो इंडेक्सिंग की वजह से आपका कुछ गेन तो आप ऑफसेट कर पाते हैं, लेकिन तब भी कुछ गेन बच जाता है। तो जो गेन बच जाता है उस पर जो टैक्स बचाने के लिए बहुत से लोग इंडेक्स बॉन्ड खरीद लेते हैं। वो बॉन्ड अभी तक केवल पीएफसी, आरईसी या कुछ एक कंपनीज ही इशू कर पाती थी। अब हुडको और इरिडा को भी ये बॉन्ड अलाउ कर दिए जाएंगे कि आप भी जारी कर सकते हैं। इन बॉन्ड की खासियत क्या है? इन बॉन्ड पर जो इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है वो 5.25% देना पड़ता है, और अगर आप नॉर्मल बॉन्ड पर इंटरेस्ट रेट देते हैं तो वो 8% देते हैं। तो इसका मतलब है कि जो बॉन्ड इशू करने वाली कंपनी है उसको एक सस्ती रेट पर फाइनेंसिंग मिल जाती है, फंडिंग मिल जाती है 5.25% पर, जो कि 8% के मुकाबले करीब 3% सस्ती है। तो ये हम कह सकते हैं कि 3% का फायदा जो बैंकिंग फाइनेंस से जुड़ी कंपनी होती है उनके लिए एक बड़ा गेन का काम करेगा। और इसीलिए हमने देखा था कि कल इरिडा के शेयर में अचानक से एक शार्प मूव आता हुआ दिखाई दिया। हुडको के शेयर में भी एक अच्छा मूव था। साथ ही अगर देखें तो हुडको के लिए एक बड़ी खबर दूसरी भी है कि महाराष्ट्र कैबिनेट की एक बैठक हुई जिसमें कि उन्होंने मंजूरी दी है, हुडको से बड़े लोन लिए जाएंगे। हुडको करीब 22,500 करोड़ रुपए का लोन तो विरार और अलीबाग की जमीन खरीदने के लिए देगी, और साथ ही 5500 करोड़ रुपए का लोन पुणे रिंग रोड प्रोजेक्ट्स के लिए देगी। तो करीब करीब हुडको के लिए 28,000 करोड़ रुपए की एक लोन बुक तैयार हो रही है। मानस सर, ये एक लाइफ चेंजिंग खबर के तौर पे देखा जा सकता है, क्योंकि जब दो एनबीएफसी टाइप की कंपनीज और उनको एक सस्ती फंडिंग करने के लिए गवर्नमेंट अलाउ कर देगी, तो उनकी जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होंगे वो बढ़ सकते हैं। सर, हमने काउंटर पर मूव दोनों ही दिन बनते हुए देखा है, आप कैसे देख रहे हो ऑन चार्ट दोनों ही काउंटर को? तो इन दोनों चार्ट को अगर हम कंपेयर करें तो आई थिंक इरिडा एक बढ़िया बेटर स्टॉक लग रहा है, स्टॉक चार्ट्स लग रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो 190 के आसपास एक रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया, उसके ऊपर निकला है। आई थिंक यहाँ पर एक आप एक पोजिशन व्यू लेके एक ट्रेड ले सकते हैं। करंट लेवल्स पे 188 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए। आई थिंक 215 से 220 तक के भाव आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। जहां तक बात हुडको की है, अगर हम हुडको के चार्ट देखें तो जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो तो पॉजिटिव है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम केवल 1 से 2 दिनों की बात करें, 295 पे एक रेजिस्टेंस है। जब तक 295 के ऊपर ना निकले यहाँ पे लॉन्ग साइड पे ट्रेड ना लें। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप 274 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रह सकते हैं। जी, तो यहाँ पर दोनों ही काउंटर पर राय मिल चुकी है। सर, पीएफसी, आरईसी जो ऑलरेडी इस श्रेणी में आते हैं, इन दोनों काउंटर्स के चार्ट क्या बोल रहे हैं सर? देखिए दोनों चार्ट अब ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं थके हुए हैं। उस तरह की ओके। रैली जो हमने करीब 2 महीने पहले देखी थी, उस तरह की रैली देखने को नहीं मिली है। 4 तारीख के क्रैक के बाद एक रिवर्सल जरूर आया, बाउंस बैक देखने को मिला। लेकिन अगर आप देखें तो आज भी हाई लेवल पे दोनों स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिला है। आई थिंक अब दोनों स्टॉक की बात करें, अलग अलग बात करें, तो 540 रुपए आरईसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। 540 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 514 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन लेके चलिएगा। 580 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। और उसी तरह पीएफसी की बात करें तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 498 का। तो 498 के ऊपर ही यहाँ पर खरीदारी करनी है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना ली है तो 474 के स्टॉप लॉस से आप पीएफसी में बने रह सकते हैं। बिल्कुल, तो पीएफसी, आरईसी, हुडको, इरिडा, ये चारों ही कंपनीज पर टेक्निकल व्यू मिल चुका है सर की तरफ से। सर, दूसरी बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी बड़ी खबर है डॉक्टर रेड्डीज पर। डॉक्टर रेड्डीज यूके की एक कंपनी से निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी ब्रांड खरीदने जा रही है 5290 करोड़ रुपए में। अगर हम देखें तो ये डील दिसंबर तक पूरी होने की उम्मीद है, और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका जो 90% पेमेंट है वो तो अपफ्रंट ही देना होगा, और बाकी जो 10% है वो 2025-2026 में ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक डेफर्ड पेमेंट रहेगा 10% का। लेकिन आपको कहीं ना कहीं
5290 करोड़ का 90%, ऑलमोस्ट 10% घटा दीजिए तो करीब 530 करोड़ घट जाएंगे। करीब करीब आपको 4800 करोड़ रुपए आपको अपफ्रंट देने होंगे। सर डॉक्टर रेड्डीज के काउंटर पर आज मूव तो अच्छा देखने के लिए मिल रहा है, कैसे देख रहे हैं काउंटर को? देखिए, डॉक्टर रेड्डीज के चार्ट्स अच्छे लगते हैं, क्योंकि करीब 4-5 दिन से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे। ये कंसोलिडेशन 100 मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा था। आज हमें एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है, काफी ज्यादा बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। आई थिंक अब स्टॉक बिल्कुल तैयार है 6450 की तरफ जाने के लिए। तो 200 रुपए और 250 रुपए के अपमूव के लिए आप यहाँ पर एक लॉन्ग साइड ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉसेस आपको 6100 रुपए 6100 के नीचे लगाने पड़ेंगे। जी, तो डॉक्टर रेड्डीज पर राय मिली है। एक हमारे साथ कॉलर भी जुड़ चुके हैं, मिस्टर कृष्णा अग्रवाल जी। अग्रवाल साहब नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। अग्रवाल जी आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। जी सर पूछिए अपना सवाल प्लीज। अच्छा जी, मेरे को इंडियन ऑयल क्या मैंने कि ये था, मेरे पास में 1000 शेयर है इंडियन ऑयल का, आईओसी। जी, कितने रुपए के भाव के हैं सर? 168। ओके, कितना रख सकते हैं सर, समय कितना दे सकते हैं इस काउंटर को? अगले हम तो ट्रेडिंग के मोड में लेते हैं बस। मानस सर वही ट्रेडिंग के 40 मूड से लिया हुआ है, पूछ लेते हैं सर अग्रवाल जी। मानस सर ट्रेडिंग के मूड से लिया हुआ है 168 रुपए पर 1000 आईओसी के शेयर, क्या करना चाहिए सर? देखिए, स्टॉक का जो ट्रेंड है वो निगेटिव है। अगर आप देखिए तो 172 रुपए से लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे। दो या 3 दिन पहले स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके नीचे फिसला। पैटर्न निगेटिव है, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद आपको कम से कम 160 रुपए, जहां पर 100 डे मूविंग एवरेज है, और उसके नीचे 155 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो जब वीक ट्रेंड हो तो वहां पर आई थिंक ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की रहता है। मेरे ख्याल से कभी कोई बाउंस बैक देखने को मिले 16450 से लेकर 16550 की रेंज में, तो वहां पर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और आप फ्रेश खरीदारी तभी करें जब स्टॉक 168 के ऊपर की एक क्लोजिंग दिखा दे। जी, तो यहाँ पर सर ने बता दिया है कि किस तरह से आपको आईओसी में ट्रेड करना पड़ेगा अब आगे, क्योंकि आप थोड़ा फंस तो चुके हैं सर। 5 रुपये का लॉस हो रहा है, वी अंडरस्टैंड कि आप ट्रेडिंग करने चले थे लेकिन 5000 का नुकसान हो रहा है। तो सर ने बता दिया किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है इन्फोसिस पर। इन्फोसिस में कल उनके चेयरमैन ने कहा कि कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काफ़ी बड़ी प्लानिंग कर रही है, और कंपनी ने जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उस पर जोर शोर से काम भी कर रही है। मानस सर, अभी तक इंडियन आईटी कंपनीज के लिए यही माना जा रहा था कि ये कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काफ़ी बुरी तरह प्रभावित होंगी। अब अगर यही कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही खर्च कर रही हैं तो प्रभावित कितना असर पड़ेगा? या जो निश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनियां बन रही हैं, हालांकि इंडिया में तो ऐसा सच नहीं बनी है, यूएस में हमने इन्वीडिया जैसी कुछ एक कंपनीज के नाम सुने जिन्होंने कि बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और बाकी जो आईटी कंपनीज थी लाइक माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज उनको पीछे छोड़ दिया। इंडिया में ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं उभर कर आया। तो इंडियन आईटी कंपनीज कितना कैटर कर पाएंगी? क्या कुछ बोल रहे हैं इनके चार्ट, इन्फोसिस टीसीएस के? तो देखिए, मेरा व्यू मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आईटी पे अब कहीं ना कहीं बुलिश बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग टर्म चार्ट पे रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। और अगर एक स्टॉक इस स्पेस से पिक करना हो करीब 1 साल के लिए, तो वो इन्फोसिस होगा। इन्फी में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉसेस आपको 1440 के नीचे लगा के चलना है। उस स्टॉप लॉस से आप निवेश कर सकते हैं, या तो एक लॉन्ग टर्म का एक ट्रेड ले सकते हैं। आपके जो टारगेट रहेंगे वो 1700 रुपए के आसपास के रहेंगे। तो यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड पर जा सकते हैं। इन्फोसिस में 1700 रुपये तक के टारगेट्स देखने के लिए मिलेंगे। अब रिजल्ट सीजन भी शुरू हो जाएगा 10 से 15 जुलाई, 18 जुलाई के बीच में जनरली आईटी कंपनीज अपने रिजल्ट्स देना शुरू कर देती हैं। रिजल्ट्स डेट पर भी नज़र डालते रहेंगे हम कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। 9 जुलाई से हालांकि जीएम ब्रीवरीज के रिजल्ट्स की शुरुआत हो जाएगी, तो नज़र देखनी होगी कि किस तरह का रुझान वहाँ पर बनेगा। सर जीएम ब्रीवरीज पर एक बार नज़र डाल लीजिए सर चार्ट पर, क्योंकि ये काउंटर रिजल्ट्स की शुरुआत करता है। तो देखिए, जीएम बेवरेज की जहां तक बात है, यहाँ पर भी एक कंसोलिडेशन दिखता है। चार्ट्स पे कोई खास ट्रेंड नहीं दिखता है। खरीदारी 680 के ऊपर करेंगे, लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना ली है तो 619 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। जी, कुछ एक सवाल भी ले लेते हैं सर। सौरभ सिंह का सवाल है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के, इनके पास 13,500 शेयर हैं। इंटरेस्टिंग, 95 रुपये की प्राइस है, लेकिन नुकसान भी काफ़ी तेजी हो रहा है। इनको 83 रुपये की रेंज पर चल रहा है, 12 रुपये का नुकसान हो रहा है 13,500 शेयरों पर। सर क्या करना चाहिए इनको?
थोड़ा पेशेंस दिखाइए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने 75 के आसपास एक बॉटम बनाया है शॉर्ट टर्म चार्ट पे। आप बने रहिए। एक बार ये 86 87 के ऊपर निकलेगा तो आपको वापस 100 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। इसी बीच हमारे साथ 200 लोग तो लाइव देख रहे हैं और इस प्रोग्राम को देखने वालों की संख्या जब ये प्रोग्राम अपलोड हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया जो भी हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की स्ट्रैटेजी पता लग जाए इस प्रोग्राम के ज़रिए। और हमारे साथ डेली खास पैनल जुड़ता भी है। आज हमारे साथ मानस सर भी जुड़े हुए हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ शरद मिश्रा सर भी जुड़ जाएंगे जो कि मार्केट एक्सपर्ट हैं। और आप अपने सवाल भी पूछते रहिए, जो भी आपके सवाल हम इस प्रोग्राम में नहीं भी ले पाएंगे तो हम 1 बजे के प्रोग्राम में ले लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा हम आपकी स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब हमारे साथ शरद सर भी जुड़ चुके हैं। शरद सर का नाम ले रहे थे। शरद सर, गुड मॉर्निंग सर। सर, ये मॉनसून बात हो रही थी कि सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में मॉनसून आ नहीं रहा। आज जब मैं घर से निकला सर, जबरदस्त बारिश थी और लग रहा था कि जी जितना भी मॉनसून का डेफिसिट था आज काफी हद तक तो पूरा कर दिया बारिश ने। बहुत तेज बारिश थी सर। सर, क्या लग रहा है मॉनसून के अपडेट के बाद कौन से शेयर प्रभावित होंगे? जी, देखिए विवेक जी, पहले तो मुझे मौका देने के लिए, बुलाने के धन्यवाद। और जैसा आपने बारिश का बोला, बिल्कुल देखिए साहब, मैं तो बॉम्बे में हूँ और जबरदस्त बारिश यहाँ पर है जून के दूसरे वीक से ही। और देखिए, पहले भी विवेक जी आपसे डिस्कशन हुआ है कि एग्री एंड एग्री कमोडिटी और इसमें जो फर्टिलाइजर सेगमेंट है वहां पर जरूर और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आप देखें तो जो एफएमसीजी है वहां पर एक बार मुझे लगता है कि इसका पुश देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रूरल कंजम्पशन प्रोपेंसिटी बढ़ती हुई दिखाई दी है। डेटा अगर आप देखें कहीं ना कहीं एफएमसीजी में जो मैनेजमेंट डिस्कशंस हैं उनको आप देखें तो कहीं ना कहीं रूरल कंजम्पशन प्रोपेंसिटी बढ़ी है और उसका सीधा सीधा असर आपको एग्री बेस्ड बिजनेसेस में देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है वहां पर जरूर नजर बनाए रखनी चाहिए। वहां पर एक अच्छा ट्रैक्शन आपको आने के समय में मुझे लगता है 2 क्वार्टर तक, करीब दिसंबर तक ये आपको बना रहेगा। हाँ, मार्केट में नॉइज रहेगी, क्योंकि अगर आप इंडेक्स को देखें तो इंडेक्स बिल्कुल 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी में लॉन्ग है एफआईएस के, जो हाईएस्ट एवर है। ये नंबर मैंने कभी नहीं देखा, इस तरह की बुलिशनेस मैंने नहीं देखी। करीब 12,000 करोड़ कैश डाल चुके हैं 7 जून के बाद एफआईएस। तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अगर आप निफ्टी में देखें तो कहीं ना कहीं मैं इसको रीड कर रहा था तो 2000 कहीं ना कहीं 2019 फेब के बाद से इस तरह का मोमेंटम नहीं देखने को मिला है निफ्टी में। और तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चीजें ओवरबॉट हो सकती हैं। बट गिवन दीज फैक्ट्स, मुझे लगता है कि मार्केट में नॉइज रहेगी, बट एग्री एंड एग्री कमोडिटी एंड एग्री इकोनॉमी फेसिंग बिजनेसेस में एक ट्रैक्शन विवेक जी मुझे लगता है बना रहेगा। बिल्कुल। एक बार ग्लोबल इंडिसेस पर नज़र डाले थे, क्योंकि आज जिस तरह की ओपनिंग ग्लोबल इंडिसेस की हुई थी, उन्होंने तय तो किया था कि इंडियन मार्केट को भी बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड नहीं देंगे। इंडियन मार्केट लेकिन चला, अपनी स्पीड पर चला। लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग इतनी तेज आई है कि अब लग रहा है कि ग्लोबल इंडिसेस ही सही थी मॉर्निंग में। शंघाई को देखें, आधा फीसदी नीचे, हैंसेंग 2% नीचे, निकाई 1% नीचे, कोस्पी आधा % नीचे, और डाओ भले ही फ्लैटिश साइड पर बंद हुआ। मानस सर, काफ़ी कुछ हमने देखा कि ग्लोबल इंडिसेस तो सपोर्ट नहीं कर रही हैं। क्या हमें देखना चाहिए ग्लोबल इंडिसेस को, या आजकल इग्नोर कर देना चाहिए? इंडियन मार्केट जून में तो अपनी चाल ही चल रहा है। बिल्कुल, देखिए अपनी चाल ही चल रहा है। और ग्लोबल क्यूज के हिसाब से चलते तो शायद हम लोग आज अच्छे खासे डाउन होते। अभी आप देखिए तो इंटरडे सेशन में हमने एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखा, लेकिन अगर आप लोअर लेवल पे फिर से आप देखिए तो बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। आई थिंक अंडरटोन तो बहुत बुलिश बना हुआ है। हर गिरावट पे खरीदारी करने के मौके अभी भी दिखते हैं। ध्यान रखिए, कभी कोई ऐसा डिप में जो अभी कुछ मिनटों पहले देखने को मिला था वैसा डिप देखने को मिले तो 23,700 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। बिल्कुल। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं, रवि रंजन जी। रंजन साहब नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल प्लीज। नमस्कार सर। सर नमस्ते सर, पूछिए अपना सवाल। IRB इंफ्रा के सर 300 शेयर है, 65 27 बाप 30 महीना का नजरिया है सर, क्या करें? IRB इंफ्रा के सर आपके पास 300 शेयर हैं, 65 रुपये 27 पैसे के भाव पर। 65 के जी सर, कितना समय रख सकते हैं इस शेयर को? सर 6 महीने सर। 6 महीने, आई थिंक 6 महीने ही बोला है।
शरद सर, आईआरबी इंफ्रा वैसे तो मैंने इस पर एक सवाल ऑलरेडी आ चुका है, आप कैसे देख रहे हैं शरद सर? जी देखिए, अगर आप पर्टिकुलरली देखें कंपनी को तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे मार्जिन्स रहे हैं इस कंपनी के। वाई वाई बेसिस पर आप देखें 40% के लगभग मार्जिन कंपनी क्लॉक करती रही है। और अदरवाइज भी देखें तो बहुत अच्छा ऑपरेशनल कंपनी का एक परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है। कंसोलिडेटेड इनकम अगर आप देखें तो 45% के रेट से हमें ग्रोथ देखने को मिली है। तो एक अच्छा प्रॉमिसिंग स्टॉक है, गिवन द फैक्ट कि काफी चल गया है। मुझे लगता है कि अगर हम लोग देखें तो करीब फरवरी के बाद से चॉपी हो गया है स्टॉक। कहीं ना कहीं 54 रुपए से लेकर 72 मीन 54 से 72 के जोन में कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर आप नीचे के लेवल पे बने हुए हैं तो जरूर साहब बने रहें। 58 रुपीज का अपना बेस बना करके चलें बाजार में, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जिस तरह के निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा अनफोल्ड हो रहा है। अगर आप देखें तो मैंने पहले भी इस चीज पर डिस्कशन किया था विवेक जी कि जिस तरह के यूएस फेड के मिनट्स आए थे जिसमें कहीं ना कहीं ये जिक्र किया गया था कि देखिए हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट कुछ लंबे समय तक हायर दर पर बना रहे और पीएमआई का डेटा फ्राइडे को आना है। तो ये सारी चीजें देखते हुए देखिए बाजार में ऑलरेडी यूएस में डिस्काउंट होने लगी ये सारी चीजें, थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। 58 रुपए के बेस के हिसाब से सर बने रहे। अगर आपको कोई डिप मिले तो जरूर आप 54 से 58 के पास अपना बेस मान करके चलें। उसके नीचे जाए तो आप जरूर पोजीशन काटें, अदरवाइज बने रहें। बड़ा मूव तभी आएगा जब ये कहीं ना कहीं 72 रुपीज के ऊपर चलना शुरू होगा। 72 के ऊपर चलना शुरू करेगा तो अगला जो इसका एक्स्ट्रापोलेट में कर पा रहा हूं प्रोजेक्शन, वो करीब 90 रुपए तक इसको लेकर के जाता है। 2 से 3 क्वार्टर की होल्डिंग है, करीब मेरे ख्याल से 2 क्वार्टर जरूर इसको कहीं ना कहीं होल्ड करना चाहिए। क्योंकि जो मैनेजमेंट का भी मानना है कि बेसिकली टोल रेवेन्यू में कहीं ना कहीं प्रॉमिसिंग नंबर्स आएंगे फाइनेंशियल ईयर 25 में, जबकि उन्होंने कोई गाइडेंस नहीं दिया है सच। लेकिन कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस में चीज डिस्काउंट होगी विवेक जी, और मुझे लगता है इसके अंदर एक स्टॉप लॉस के साथ 54 से 58 रुपए के बेस के साथ बनी रहना चाहिए। बिल्कुल, तो 56-57 के बेस के साथ बने रहना चाहिए। मानस सर, आप, मुझे पता है कि टाइम आपकी जो व्यस्तता है वो इसके आगे और भी है, टाइम लिमिट ख़त्म हो रही है। सर चलने से पहले बस आपकी कोई 1 या 2 पिक्स हमारे दर्शकों के साथ अगर आप शेयर कर सकें तो देखिए, पहला जो डिस्क्लोजर ये कि ये रिकमेंडेशन हमने अपने क्लाइंट्स को भी दिया है, तो मुथूट फाइनेंस पे खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट में देखने को मिला है। आई थिंक करंट लेवल से भी आपको 100-125 रुपए तक की तेजी देखने को मिल सकती है। करंट लेवल्स पे 70-90 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं मुथूट फाइनेंस पर। मुथूट फाइनेंस पर खरीदारी करने की सलाह है यहाँ पर। और सर एक बार टारगेट और स्टॉप लॉसेस दोबारा बता देंगे क्या? 1790 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है मुथूट फाइनेंस पे, करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है और 1940 के टारगेट सेट करने हैं। 1940, तो करीब करीब 100 रुपये ऊपर के टारगेट्स हैं और 50 रुपये ऊपर के स्टॉप लॉस हैं। मुथूट फाइनेंस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। मानस सर, आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू। शरद सर, अब चूंकि हमने देखा कि आज चूंकि एक्सपायरी का दिन है, तो मैं आपसे 1 मिनट में सर केवल ये जानना चाहता हूं कि रोल ओवर सबसे ज्यादा किस काउंटर पर हो रहे हैं और किस सेक्टर में हो रहे हैं? जी, तो देखिए विवेक जी, जो डेटा अभी तक अनफोल्ड हो रहा है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं कैपिटल गुड्स में, कहीं ना कहीं क्रॉम्पटन के अंदर, डिक्सन के अंदर। इसके बाद देखें रियल्टी में हो रहा है, रियल्टी है, एबिट है, कहीं ना कहीं फार्मा में, मेटल्स में वेदांता है, इसी तरह से फार्मा में औरो है। यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें अच्छा जो है रोल ओवर देखने को मिल रहा है। बट ये थोड़ा सा कंसर्निंग है कि इसमें से सिलेक्टिव स्टॉक्स ऐसे हैं, अगर मैं क्रॉम्पटन को छोड़ दूं जहां पर कहीं ना कहीं पिछले 2 से 3 वीक में एक सेल साइड का प्रेशर बना हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा डेटा एनालाइज करना विवेक जी की बाजार कैसा चल रहा है। अगर आप देखें तो 7 जून के बाद से 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट एफआई का लॉन्ग था, आज करीब 4,46,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है, ये हाईएस्ट एवर है। सिमिलरली अगर आप 1 मार्च से देखिए तो करीब 1,80,000 करोड़ की एफआई ने सेलिंग की है, 81,000 करोड़ की डीआई ने बाइंग की है। तो डेटा जिस तरह का शेप अप हो रहा है थोड़ा सा मुझे कंसर्निंग लग रहा है, क्योंकि 1 सितंबर 2021 के बाद जिस तरह का मोमेंटम, जिस तरह का फॉल हमें देखने को मिला, द एग्जैक्टली सेम मोमेंटम रीडिंग्स हमें निफ्टी में देखने को मिल रही हैं। सिमिलरली 1 फरवरी 18 को 2018 में जिस तरह की बैंक निफ्टी की मोमेंटम रीडिंग्स थी, वैसी मोमेंटम रीडिंग्स बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही हैं।
प्राइवेट बैंक में पैसा आ रहा है। तो देखिए सर, थोड़ा सा यहाँ पर कंसर्निंग है। और अगर आप पिछले 2-3 दिन का जी मूव देखें निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो जो अगर आप एफएनओ को देखें तो जो एडवांस डिक्लाइन है 1:1 का ही है। तो ब्रॉडर मार्केट में कहीं ना कहीं लिक्विडिटी उस तरह की नहीं है। तो जितने भी रोलोवर्स हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं शॉर्ट साइड पे हो सकते हैं विवेक जी, थोड़ा सा कंसर्निंग है। ये जितनी रैली है वो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। ब्रॉडर मार्केट में उस तरह की रैली पिछले 3-4 दिन में देखने को नहीं मिली है। मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं बिल्कुल बने रहे सर, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर आप जी देखिए तो कहीं ना कहीं मैक्रो फैक्टर्स हमारे अच्छे हैं। अगर आप सीपीआई के नंबर्स देखें, अदरवाइज जीडीपी ग्रोथ देखें, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैविंग सेड दैट, हम लोग यूएस से कपल्ड है, बट उतना इम्पैक्ट नहीं आता यूएस का भी हमारे ऊपर। जो भी इंडियन इकोनॉमिक रेसिंग स्टॉक्स है वहां पर ट्रैक्शन बना हुआ है। बिल्कुल तो ये जो रोलोवर्स है उसको लेकर के थोड़ा सा मुझे लगता है कि कॉशियस रहना चाहिए। बिल्कुल, तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है मार्केट में। जो रैली आई है वो 3 बैंकों के द्वारा ड्रिवन है पिछले 3 दिन में, जिसकी वजह से हम ब्रॉडर मार्केट में, ऐसा हम शो की शुरुआत में बात भी कर रहे थे कि ये जो ब्रॉडर मार्केट की रैली है वो नहीं देखने के लिए मिल रही है। तो खबर दमदार है को तो यहीं पर विराम देते हैं।